लेकिन मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई इससे बड़ा झूठा आदमी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ यार। सबका विकास का क्या मतलब है? कन्हैया कुमार को तुम राजस्थान में बोल रहे हो और तुम्हें जुनैद याद नहीं आया, तुम्हें अखलाक याद नहीं आया, तुम्हें जिन लोगों को मारा गया था उनको सजाएं तक नहीं हुई, पकड़े तक नहीं गए, वो याद नहीं आए? ये सबका साथ है। आप देखिए कि उसने मिलिटेंसी पैदा कर दी है इस मुल्क में। इस मुल्क में नफरत की हवाएं चला दी। ये सब जबानी बातें नहीं है। वजह क्या है कि उस शख्स का विजन ही नहीं है। 80 साल के होने वाले हैं, हमने कभी अपने को महसूस नहीं किया था कि हम अपने मुल्क में रोज़ ये साबित करेंगे कि हम देशद्रोही नहीं हैं। हमें रोज़ साबित करना पड़ता है। ये वो क्या समझेंगे? चलते हुए लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप लोग तो देश को बर्बाद कर दिया है। ये किसी के नहीं है। ये जब अडवाणी के नहीं हुए, मुरली मनोहर जोशी के नहीं हुए, यशवंत सिन्हा के नहीं हुए, ये हमारे हो जाएंगे। देखिए कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ज़ाती तौर पे उससे खुश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ उसका हारना बहुत ज़रूरी था। वो एरोगेंट आदमी है, ये एक अलग इशू है कि बेईमानी हुई है। लेकिन कमलनाथ के बारे में आपको बता दूँ, अगर कमलनाथ जीत जाते तो ये अलायंस नहीं होता। वो इतना एरोगेंट आदमी है कि किसी पार्टी से बात ही नहीं करता वो। और कमलनाथ ने वहाँ जो कैंपेन चलाई वो सॉफ्ट हिंदुत्व की चलाई। वो उन्होंने गांधी और नेहरू की पॉलिसी को नहीं अपनाया। गांधी और नेहरू ने कभी मजहब के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़वाया। पुरानी कांग्रेस जो है गांधी नेहरू की, उसने कभी मजहब पे इलेक्शन नहीं लड़ा। कमलनाथ भी मजहब पे इलेक्शन लड़ रहे थे और बीजेपी तो लड़ती है। तो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं बड़ा हिंदू। स्वागत है आप सभी का। मैं असरार अहमद। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया, 3 जगह से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता बनाई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आखिर जिम्मेदार किसको बनाया जाए, कहां से कांग्रेस चूक हुई है, हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है अदीप साहब। हमसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी, कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जब हार हुई तो ईवीएम को जिम्मेदार माना जा रहा है। जीएम ईवीएम को जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ मानना भी चाहिए, इसलिए कि कोई भी जी होश आदमी ये सोच नहीं सकता कि मध्य प्रदेश में हवा चल रही है, 2/3 मेजॉरिटी मिलने जा रही है, या तो जितने भी दानिश्वर या जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं या जितने आपके ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, किसी ने तो प्रिडिक्ट किया होता। हवा चलती हमें पता लग जाता है। हम जानते थे कि राजस्थान में सख्त लड़ाई है और राजस्थान में मोदी साहब कन्हैया कुमार को लेकर जितना कम्युनलिज्म फैला सकते थे उन्होंने फैला दिया था। ये बात समझ में आ रही थी कि राजस्थान में शायद सरकार नहीं बनेगी। और जहाँ तक कि मध्य प्रदेश का सवाल है, वहाँ अगर ये तय हो जाता कि भाई 10, 20, 25 सीटों का फर्क होता तो ये बात समझ में आती कि भाई बीजेपी का मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन ये अकल से बाहर है ये बात। लेकिन सर, बीजेपी वो ये कहती है कि जहां ये जीतते हैं वहां ईवीएम जिम्मेदार नहीं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठेकरा। देखिए बीजेपी को तो बोलना है। अगर ये बोलना होता तो जिस दिन पोलिंग हुई थी उस दिन क्यों नहीं बोले? और पोलिंग के बाद 20 दिन तक या 25 दिन तक ये मशीनें अंदर रहीं, उस वक्त तक कोई नहीं बोला। लेकिन बोलना कब शुरू किया? 1 हफ्ता पहले। उससे पहले तो नहीं बोल रहे थे। उससे पहले तो कांग्रेस बोल रही थी और बीजेपी डिफेंसिव थी। ये बात आपको भी समझनी चाहिए, हमें भी समझनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार का जो कब्जा है, जो ग्रिप है, वो हर इंस्टीट्यूशन पर है। हैरत इस बात की है कि अपोजिशन अभी भी, अब जो आपने एक बात कही कि सफाया हो गया, मैंने इसको बहुत गौर किया। पिछली जगह बीजेपी को, कांग्रेस को 2% से 2.5% तो राजस्थान में वोट बढ़ा उसका, और 2 से 2.5% वोट बढ़ा यहाँ क्या नाम है मध्य प्रदेश में, और 1.5% बढ़ा छत्तीसगढ़ में। तो वोट तो नहीं कम हुआ। हाँ, कुछ वोट फाजिल डाला गया या डल गया, वो बीजेपी का है। कोई हवा तो मुझे नहीं लगी थी कि बीजेपी की आ रही है। तो क्या सर आपको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? कौन सी चीज़ हैक नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं,
और मालूम हुआ मिसाइल वहां जा रहा है, उसको रोक दिया जाता है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं होता तो दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्कों में या जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ रिजेक्ट क्यों हो गया? अफसोस और दर अफसोस कि कांग्रेस ने शुरू किया अपने उल्लू सीधा करने के लिए, ये उनके बाप आ गए, उनका अब हम ठीक करेंगे तुम्हें। तो अब अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि हम 24 का इलेक्शन भी जीत लेंगे। अरे कैसे जीत लोगे भाई? दो इश्यूज हैं। एक तो मुसलमान, जब तक मुसलमान है तुम्हें वोट यूनाइट करना है, क्योंकि ये मियाँ लोग जो हैं ये कैटलिस्ट हैं। हमको देखकर इस मुल्क में इलेक्शन होता है कि मियाँ को कौन ठीक कर रहा है। सड़क चलने वाला, रिक्शा चलाने वाला मजदूर, उसके दिमागों में ये बिठा दिया है कि हिंदुस्तान की सारी मुसीबत हम हैं। ये हम रोज़मर्रा देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें से एक बहुत बड़ी तादाद हमसे नफरत करती है। वो चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र का आइकॉन मोदी है और शाह है। और वो इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन, आप कोई तकरीर उठा के देख लीजिए, वो किस इशू पे होती है। कन्हैया कुमार को मार दिया हमने, कब्रिस्तान और क्या कहते हैं, शमशान की बातें करेंगे। सिवाय इस लगो बातों के कोई और चीज़ है? एक नैरेटिव ये दे दिया कि कांग्रेस है, इससे पहले मुलायम सिंह थे, कि ये मुस्लिम पार्टी है, पहले मुलायम सिंह मुस्लिम पार्टी थे। तो सर क्या इसमें सच्चाई है कि देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, अगर ये कोशिश कर लें, अगर, क्योंकि ये कमअक्ल लोग हैं, यूरोप नहीं बच पाया, जबान पे बट गया पूरा यूरोप। उनका एक कल्चर है, उनका एक खाना है, उनका एक मज़हब है, और ज़बान पे अगर इटालियन बोलते हैं तो इटली, और फ्रांसीसी बोलते हैं तो फ्रांस, और जर्मन बोलते हैं तो जर्मनी। ये हिंदुस्तान का तसव्वुर हमारे बुजुर्गों ने दिया था। गांधी का तसव्वुर था कि हम सब लोग मिल के रहेंगे, जिसको यूरोप मानता नहीं था, और हमने साबित किया था। हम में कन्याकुमारी में आप जाएं, वहाँ की न ज़बान हमारी समझ में आती है, ना उनका खाना हमें अच्छा लगता है, ना उनका लिबास हमें पसंद है। कश्मीर जाइए तो दूसरा लिबास है, दूसरा खाना है, दूसरी ज़बान है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो एक अलग कल्चर है। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? साउथ इंडिया आपके साथ रहेगा? अरे वो तो आपके भगवान को, राम को ही नहीं मानता, फिर कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? खालिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, सिख कैसे आ जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियंस का है, कैसे आ जाएंगे? ये जाहिल लोग हैं, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे मुल्क की जो पूरी दुनिया में इज्जत है वो इस वजह से थी। लेकिन ये बंधु जो दो आए हैं, इनकी अक्ल काम नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप एक धोखा खड़ा कर दें, चाणक्य ने यही कहा था, जो इनका गुरु है, कि अगर तुम्हें अपने ऐप छुपाने हैं और हुकूमत करनी है तो अपना एक दुश्मन क्रिएट करो। और वो दुश्मन आज मुसलमान बन चुका है। उस दुश्मन को दिखाकर ये सारे अपने ऐप छुपाते हैं। अफसोस ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करती हैं, वो अपनी पार्टी को बढ़ाने पे लगे हैं, देश को बचाने के लिए नहीं। लेकिन मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई, इससे बड़ा झूठा आदमी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ यार। सबका विकास का क्या मतलब है? कन्हैया कुमार को तुम राजस्थान में बोल रहे हो और तुम्हें जुनैद याद नहीं आया, तुम्हें अखलाक याद नहीं आया, तुम्हें जिन लोगों को मारा गया था उनको सजाएं तक नहीं हुई, पकड़े तक नहीं गए, वो याद नहीं आए? ये सबका साथ है। आप देखिए कि उसने मिलिटेंसी पैदा कर दी है इस मुल्क में। इस मुल्क में नफरत की हवाएं चला दी। ये सब ज़बानी बातें नहीं है। वजह क्या है कि उस शख्स का विजन ही नहीं है। उसको ये मालूम है कि यहाँ की आवाम बहुत सीधी भोली भाली है। आप जानते हैं आपसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आप चंद साल पहले उन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया।
और साहब लोग भीड़ लग गई और सब लोग गणेश जी दूध पी रहे हैं, खफा, उनको मनाया जा रहा है। तो जब हम इस हालत में हों कि आज भी हम न समझ पाए दुनिया में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना दुश्मन बना लिया है मुसलमानों को, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। देखिए, ये एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में हम सब लोगों की राय यही है कि दिन में वो 100 बात अगर कहते हैं तो 90 बातें झूठी कहते हैं। ये वो साबित करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारी आवाम उनको वोट देती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारी बदनसीबी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है। सवाल ये है कि अगर हम 80 साल के होने वाले हैं, हमने कभी अपने को महसूस नहीं किया था कि हम अपने मुल्क में रोज़ ये साबित करेंगे कि हम देशद्रोही नहीं हैं। हमें रोज़ साबित करना पड़ता है। ये वो क्या समझेंगे? चलते हुए लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप लोग तो देश को बर्बाद कर दिया है। ये किसी के नहीं है। ये जब अडवाणी के नहीं हुए, मुरली मनोहर जोशी के नहीं हुए, यशवंत सिन्हा के नहीं हुए, ये हमारे हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है भय मुक्त भारत बन रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी है ही नहीं अब। देयर इज नो बीजेपी। बीजेपी कहाँ है? मोदी और शाह हैं। ये बीजेपी थी? अरे बीजेपी के तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। बीजेपी में तो नानाजी देशमुख भी थे। और बीजेपी में तो एक से एक दिग्गज लोग रहे हैं। बीजेपी नहीं है ये गलत फहमी है आप लोगों को है। मोदी लगातार ये दावा करते हैं भय मुक्त भारत बना रहा हूं, आप करें सर्टिफिकेट। देखिए, जो आदमी वो जो चौहान जो जीत के आया है, शिवराज सिंह चौहान, उसको चीफ मिनिस्टर बनाने परेशान है कि इसका कद ऊंचा हो जाएगा। राजस्थान में जो उनको जिता के लाया जो वसुंधरा राजे, उसको चीफ मिनिस्टर बनाने से परेशान है कि हमारा बराबर आ जाएगा। वो तो किसी को आने नहीं देंगे। वो ये बात समझनी चाहिए। और जहाँ तक कि आप लोग कहते हैं कि वो हमारे बराबर हैं, तो उन्होंने तो 15 लाख का भी वादा किया और जाने क्या क्या वादे किए। तो जिस तरिके से ईवीएम पर अब सवाल उठ रहा है, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में हमारी जीत हो रही थी, लेकिन जैसे ईवीएम खुला हम हार गए। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई दुनिया कह दे, मैं नहीं मानूंगा। मैं अंधा नहीं हूं। 50 इलेक्शन मैंने देखे। मैं 166 सीटें नहीं दे सकता इनको। 115 120 आती, सरकार इनकी बन जाती, मैं सलाम कर लेता। 166 सीटें नहीं मान सकता मैं। दिग्विजय सिंह ठीक कह रहे हैं, जमीन के वहीं के लीडर हैं। अरे जिस वक्त वो चल रहा था बैलेट पेपर के लोग क्या कहीं बाहर के हैं? अरे बैलेट पेपर के लोग तो सरकारी हैं, और सरकारी तो गवर्नमेंट के होते हैं। उसमें आप हार रहे थे और मशीन खुलते ही खेल तमाशा हो गया। और ये सब बाद में तैयारी की गई। लेकिन सर, कमलनाथ तो दावा कर रहे थे लगातार कि मुझ पर भरोसा करो, मैं जीत के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी। देखिए, कमलनाथ का जहाँ तक सवाल है, मैं तो ज़ाती तौर पे उससे खुश नहीं हूँ। मैं समझता हूँ उसका हारना बहुत ज़रूरी था। वो एरोगेंट आदमी है। ये एक अलग इशू है कि बेईमानी हुई है। लेकिन कमलनाथ के बारे में आपको बता दूं, अगर कमलनाथ जीत जाते तो ये अलायंस नहीं होता। वो इतना एरोगेंट आदमी है कि किसी पार्टी से बात ही नहीं करता वो। और कमलनाथ ने वहाँ जो कैंपेन चलाई, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की चलाई। वो उन्होंने गांधी और नेहरू की पॉलिसी को नहीं अपनाया। गांधी और नेहरू ने कभी मजहब के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़वाया। पुरानी कांग्रेस जो है गांधी नेहरू की, उसने कभी मजहब पे इलेक्शन नहीं लड़ा। कमलनाथ भी मजहब पे इलेक्शन लड़ रहे थे और बीजेपी तो लड़ती। तो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं बड़ा हिंदू हूँ। वो उनका अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहते तो एडजस्ट करते और लोगों को भी। तो क्या कांग्रेस की हार कमलनाथ की वजह से हुई है? कमलनाथ की वजह से तो नहीं हुई तो है ये ईवीएम की वजह से।
लेकिन आप लेकिन खुश हैं कि कमलनाथ की वजह से मैं समझता हूं कि एक चीज अच्छी हो गई है कि अगर कमलनाथ की सरकार आ जाती तो 24 में अलायंस के लिए बड़ी मुश्किल होती। वो जिस तरह का एरोगेंट आदमी है, उसकी ट्रेनिंग जो है वो संजय गांधी ने करी थी। तो संजय गांधी को सब जानते हैं कि वो एक तरफा फैसला करता था। तो ये उसकी अपनी कमी है। अब कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे लीडरों से निजात छुड़ाएं और उन लोगों को लाएं जो आइडिया ऑफ इंडिया को बिलीव करते हैं, और इस बात से मत डरें कि उनको मुस्लिम पार्टी कहा जा रहा है। हम मुसलमान उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ बैकवर्ड देख रहा है, दलित देख रहा है, मजलूम देख रहा है, वो सारे गरीब लोग देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को बचाएं। अदीब साहब, आजकल हम देख रहे हैं जो 5 राज्य के चुनाव हुए कि जो लड़ाई है वो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की हो रही है। इस लड़ाई में हिंदुस्तान का सिर्फ मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने लड़ी है, और अशोक गहलोत ने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। वहाँ छत्तीसगढ़ में कोई हिंदू मुसलमान पे लड़ाई नहीं थी। मध्य प्रदेश में जो लड़ाई लड़ी कमलनाथ ने, वो सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की लड़ी, जो कांग्रेस की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ था।